हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। फिर उसी से रिलेटेड मैं आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ आ गया? ये अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, ये एक दूसरे से लिंक टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको एक ही साथ में कराऊंगा। अभी आप देख करके समझ जाएंगे। अगर एक चीज समझ जाएगी तो बाकी दो चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आज नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, हमको वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है? तो लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है वो हम लोग को निकालना है। यानी बेसिकली हमको देखना है कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है। वेरिएशन होता है प्रेशर में? हाँ, बिल्कुल होता है। लास्ट लेक्चर आपको देखने कहा था मैंने, उसमें आपने ये देखा था कि अगर हम क्या करेंगे, कोई कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, कोई फ्लूइड भर दिया। समझ आ गया? कोई फ्लूइड भर दिया, खास करके मैंने अभी लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं कंटेनर में जो लिक्विड, ये लिक्विड बेसिकली क्या करेगा, यहां पर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने। यानी यहां पर प्रेशर अगर क्या है, मान लो 10 है, तो नीचे वाली लेयर में उससे ज्यादा होगा, मान लो 11 है, यहां पर क्या होगा 12 है, यहां पर क्या होगा 13 है। ऐसे बढ़ते 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 सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पर होने वाला है। समझ आ गया? क्लियर है? तो जैसे आप क्या करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, फ्लूइड की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये जैसे आपको यहां पर मैंने समझा दिया कि प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब क्या सवाल ये है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता करना है कि ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये दो लेयर्स में यहां पर प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है। समझ आ रहा है क्या? वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है, इस लेयर के हर पॉइंट पे सेम प्रेशर, इस लेयर के हर पॉइंट पे सेम प्रेशर। समझ आ गया? तो ये P1 प्रेशर वाली लेयर और P2 प्रेशर वाली लेयर, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, मैं ये जानना चाहता हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि जैसे आपने क्या कर दिया, कोई कंटेनर में लिक्विड भरा, तो उस कंटेनर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक लेयर और यहां पर कोई दूसरी लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? वो रैंडमली कोई भी लेयर हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? चलिए आइए इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। इसको फिर से एक बार हम लोग बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रेशर डिफरेंस निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो मैं आपको कराऊंगा। इसका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो तरीका दिया गया है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड किया है उसको। उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में अपने को नहीं जाना है, अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीके से कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वो तरीके से करा करके अलग वीडियो में बता दूंगा। समझ आ गया? यहां मैं बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको करवाने का। ठीक है? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड किया है, अगर आप चाहते हैं तो वो तरीके से मैं आपको करवा करके दे दूंगा। ठीक है? दूसरे कोई वीडियो में। ठीक है? चलिए भैया, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं और कंटेनर के अंदर हम लोग ने क्या कर दिया, कोई फ्लूइड को भर दिया। समझ में आ गया? कोई फ्लूइड अपन ने क्या कर दिया, कंटेनर के अंदर ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यहां पर एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं। एक सिलेंडर कंसिडर क्यों किया? सिलेंडर कंसिडर हमारी मर्जी है, हम क्यूब भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिलेंडर हर किताब में दिया होता है, इसलिए सिलेंडर ले लिया, आपकी बुक में भी सिलेंडर लिया है। तो ये सिलेंडर जो है ये लिक्विड का ही बना हुआ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लिक्विड का ही मैंने क्या कंसिडर किया, जैसे पानी का बुलबुला होता है, बिल्कुल वैसे लिक्विड का सिलेंडर है यहां पर। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये अपने पास क्या है, सिलेंडर है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्लूइड एक्सर्ट्स थ्रस्ट। समझ आ गया? जो भी सरफेस के वो कांटेक्ट में आएगा उस पे क्या एक्सर्ट करेगा, थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब ये वाले सरफेस पर भी क्या करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा। थ्रस्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। और ये वाले सरफेस पे ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये देखिए ध्यान से, मैं एरो बना रहा हूं तो ये प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है बेटा,
प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है आपके लिए, समझ आ गया। ये जो हमने एरो बनाया है ये बेसिकली फोर्स के लिए बनाया है, समझ आया, क्लियर है, याद रखिएगा। तो ये यहां पर फोर्स लग रहा है F1 बार, समझ आ गया। यहां पर फोर्स लग रहा है क्या, F2 बार, समझ आ गया। अब ये जो यहां पर मेरे पास लिक्विड का सिलेंडर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, m मास है, तो इसमें नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, वेट यानी ग्रेविटी इसको खींचेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब क्या, अब फ्लूइड जो है वो स्टेशनरी है, और यहां पर जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया हूं जो कि पानी का ही सिलेंडर है, वाटर अगर मैंने लिया है तो वाटर का ही सिलेंडर है, कोई और फ्लूइड लिया है तो उसी का बनाया हुआ सिलेंडर है, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, समझ आ रहा है, काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ये सिलेंडर कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि F1 और mg तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। तो ये दोनों नीचे है तो ये दोनों के दोनों ऐड हो गए, और F2 क्या हो गया, उल्टे डायरेक्शन में था, तो -0 लिखने के बजाय मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, F2 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को मैंने 1 बोला है और इस पॉइंट को मैंने 2 बोला है, तभी F1 लगाया और F2 यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मुझे फोर्स तो मेरे पास आया, प्रेशर लिखना है। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A। यहाँ पर एरिया क्या माना मैंने, A माना, यहाँ पर भी एरिया क्या माना, A माना, है ना, सेम ही एरिया होगा दोनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा P1 इंटू A। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A हो जाएगा। तो F2 क्या होगा, P2 इंटू A, तो ये हो जाएगा P1A प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर क्या है mg इज इक्वल टू, यहां पर क्या है देखो जरा, P2A। यहां तक बात समझ में आ गई। ये mg को जरा आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो मुझे बताओ मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये जनरल फॉर्मूला है एरिया का। तो रो इंटू ए इंटू एच, तो मास को लिखा जा सकता है रो इंटू ए इंटू एच। तो यहां पर मास की जगह क्या लिखेंगे, रो ए एच, जी अपनी जगह पर, समझ आ गया। यहां से एरिया एरिया एरिया, यहां से एरिया कॉमन लिया, वहां से कैंसिल कर दिया। देयरफॉर क्या बचा, P1 प्लस क्या बचा, रो जी एच इज इक्वल टू क्या है, P2 है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, P2 को यहां पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर P2 को लिखते हैं, P1 को वहां भेज देते हैं। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच, ये आपने निकाल लिया, समझ आ गया। तो कोई भी दो पॉइंट फ्लूइड के अंदर, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो रो जी एच आएगा। वापस से, फ्लूइड के अंदर कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेंगे तो उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना आएगा, रो जी एच आएगा। आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लो, हाँ भाई बहुत सिंपल है, इसकी बस हाइट देख लो, इसकी हाइट h1 होगी, तो यहां पर प्रेशर क्या बोल दो, यहां पर प्रेशर P3 बोल दो, यहां पर P4 बोल दो। ज्यादा क्या होगा बताओ, P4 पे होगा, क्यों बताया था मैंने, डेप्थ के साथ में क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। देख के भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप h मतलब डेप्थ, जैसे जैसे आप बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में आएंगे तो बढ़ते आएगा। तो क्या होगा, P4 माइनस P3 क्या होगा बताओ, रो जी H1 लिख दिया आपने। ऐसे ये दो पॉइंट्स के बीच में लिख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये दो पॉइंट्स के बीच में लिख करके बताओ प्रेशर, ऐसे कर दिया मैंने, ये दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच में क्या करोगे बताओ, ये दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा हाइट लोगे, ये लोगे क्या, L लोगे क्या, या फिर ये लोगे H डैश लोगे, समझ आ गया। यहां पर P डैश, यहां पर P डबल डैश, दो प्रेशर है तो P डबल डैश माइनस P डैश बताओ क्या होगा, रो जी H डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये वाली हाइट लेनी है, ये नहीं लेना है, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में फ्लूइड में आप प्रेशर डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, रो जी एच आएगा। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है तो, ठीक है। चलो भाई ये भी अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको करा दिया, ठीक है। चलो भाई इसके बाद क्या, अब कुछ और चीजें समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट क्या था हमारा, 1 था, ये पॉइंट क्या था, 2 था, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं सिलेंडर को, अगर मैं क्या करता हूं, ये सिलेंडर को ऐसे पकड़ के शिफ्ट करवा के सरफेस पे ले आता हूं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे पकड़ के क्या कर दिया, शिफ्ट करवा दिया और कहां लेकर आ गया, सरफेस पे लेकर आ गया। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं
if point 1 is shifted to the surface of the liquid, लिक्विड के सरफेस पे अगर मैंने क्या कर दिया, इसको लेकर के आ गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं आ चुका है अभी, तो अब मुझे बताओ ये कुछ ऐसा होगा ना, इस तरीके से होगा। तो यहां पर अब क्या लगेगा, यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अरे ऊपर तो एयर है ना, एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, लास्ट लेक्चर में बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आपका जो P1 है यहां पर जो अब प्रेशर क्या होगा, 1 वाले सरफेस पे लगेगा। 1 वाले सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रब करके बताता हूं। 1 वाले सरफेस पे प्रेशर हो जाएगा P एटमॉस्फेयर। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। अभी मैं क्या कर दिया है, मैंने ये ऐसे 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 है, ये ऐसे लेकर के आ गया हूं मैं, ठीक है। इसकी हाइट अभी भी क्या है, h ही है। ये वाला क्या है, हमारा सरफेस 1 है। अब यहां पर जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, P एटमॉस्फेयर। यहां पर ये क्या है, 2 है, इसको P2 बोल रहा था मैं, तो इसको P बोल देता हूं अभी। तो अब क्या हो जाएगा, देन P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एंड P2 को अपन क्या मान लेते हैं, एंड लेट P2 को अपन P मान लेते हैं। तो देयरफॉर अब क्या बनेगा एक्सप्रेशन बताओ, देयरफॉर P माइनस क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू रो जी एच। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, P माइनस P एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, रो जी एच। समझ आ गया। यही चीज जो होती है ना, इसी को कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, गॉज प्रेशर। ये आपका गॉज प्रेशर है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। और अगर आप क्या कर देंगे, P एटमॉस्फेयर को वहां भेज देंगे, तो अगर ऐसा आप कर देंगे, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच हो जाएगा, है ना। प्लस क्या हो जाएगा, रो जी और एच हो जाएगा। बात समझ में आ रही, इसको आपने क्या कर दिया, वहां भेज दिया। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी ट्रू प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, या फिर क्या हो जाएगा, ट्रू प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जो P है वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, और P माइनस P एटमॉस्फेयर क्या है, आपका गॉज प्रेशर है। बात समझ में आ रही। तो ये जो टर्म है, आप या तो ऐसे इसको बोल दो कि ये गॉज प्रेशर है, P माइनस P एटमॉस्फेयर, यानी क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गॉज प्रेशर। या फिर गॉज प्रेशर को आप बोल दो रो जी एच, वो रो जी एच के इक्वल आता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये आपको समझना जरूरी था कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं और गॉज प्रेशर किसे कहते हैं। इतनी आसानी से इसको समझाया जा सकता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। चलिए इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने कंटेनर लिया। कंटेनर में क्या किया हमने, कंटेनर में हमने एक हमारा सिलेंडर इमेजिन किया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। समझ आ गया। उसकी हाइट क्या है, h है। समझ आ गया। उसके ऊपर यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, F1, नीचे क्या लग रहा है, F2, एक और चीज क्या लग रही है, mg। तो F1 mg को मिलकर के कौन बैलेंस कर रहा है, F2। तो F1 प्लस mg को बैलेंस कौन कर रहा है, F2, यानी F1 प्लस mg इक्वल्स टू F2। फिर अपने ने क्या कर दिया, F1 की जगह लिखा P1A प्लस mg की जगह, m की जगह क्या लिखा बताओ, m की जगह लिखा अपन ने क्या, रो AH। समझ आ गया, रो AH, g अपनी जगह पर। और यहां पर F1 की जगह क्या लिखा, F2 की जगह क्या लिखा, P2 इंटू ए। बात समझ में आ रही, ए सब में से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया बताओ, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। यानी फ्लूइड के अंदर कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच का होगा। बात समझ में आगे, क्लियर है। और अगर हमने क्या कर दिया, वो सिलेंडर का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको लेके जाके क्या कर दिया, लिक्विड के सतह पे रख दिया। समझ आ गया। तो अब कौन सा प्रेशर लग रहा है उस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हम P1 यानी फर्स्ट वाले सरफेस पे जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे, P एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और P2 का नाम रख दिया मैंने P, तो यहां पर क्या रख दिया, उसको रिप्लेस करने के बाद P माइनस P एटमॉस्फेयर इज रो जी एच। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो याद रखिएगा आप लोग कि यहां पर जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट मतलब ट्रू प्रेशर, तो ट्रू प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रू प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपका क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर। ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर P, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, गॉज प्रेशर। समझ आया, क्लियर है। तो रो जी एच क्या होता है, गॉज प्रेशर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर आपको सिर्फ इतना बताता है कि अगर आप क्या कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दो, तो सिर्फ ये लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर है, ये आपको गॉज प्रेशर बताता है। बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या कर दो, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां खड़े हो, समझ आ गया, तो आप पे इतने लिक्विड का प्रेशर है, साथ साथ में ये एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको पूछता हूं एक्चुअल प्रेशर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर दोनों ऐड करके बोलोगे।
समझ आ गया? तो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब दोनों ऐड करके जो प्रेशर आया, समझ आ गया? मैं आपको बोलता हूं गॉज प्रेशर बताओ, तो गॉज प्रेशर मतलब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बताओगे, सिर्फ क्या बताओगे, ये लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर है। बात समझ में आ गई? गॉज प्रेशर का मतलब क्या है? तो गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो लिक्विड यानी सिर्फ फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर आया है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये मतलब होता है आपका गॉज प्रेशर। तो ये आपको मैंने समझा दिया, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है पूरे चैप्टर में, आपको काम आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे हम लोग इसी से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो मैं आपको चीजें लिख करके दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एक बार सब बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो अपन ने क्या पढ़ा? P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। ये रो जी एच क्या होता है बच्चों? इसे कहते हैं गॉज प्रेशर। आप चाहे तो गेज प्रेशर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया? तो गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका गॉज प्रेशर है, समझ में आ रही बात? ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं P माइनस P एटमॉस्फेयर। ये P क्या चीज आपको पता है ना? एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर का? ट्रू प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर। समझ में आ गया? एक्चुअल प्रेशर, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्चुअल प्रेशर। समझ में आ गया? एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, चलो भाई, इज इक्वल्स टू ये क्या है? P माइनस P एटमॉस्फेयर। यही चीज क्या है आपका? गॉज प्रेशर। इसे ही आप क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर किसके इक्वल होता है? रो जी एच के इक्वल। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गॉज प्रेशर। समझ आ गया? रो जी एच क्या बताता है आपको? रो जी एच क्या बताता है? सिर्फ फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर है, वजह से कितना प्रेशर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दो। समझ आया? क्लियर है? मैं आपको बोलता हूं एक्चुअल प्रेशर निकालो, तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्लस फ्लूइड की वजह से, दोनों की वजह से निकालोगे। मैं आपको कहता हूं गॉज प्रेशर निकालो, सिर्फ फ्लूइड की वजह से निकालोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आई होप मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे पास्कल्स लॉ पे और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पे। वो चीजें मैं आपको इसी से समझाऊंगा, वो नई चीजें नहीं है, वो इसी से निकल करके आई हैं। आइए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या है और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, वो हम लोग समझते हैं, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? भी कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कंक्लूजन लिखा देता हूं। कंक्लूजन क्या लिखा निकलेगा इससे? कंक्लूजन क्या निकलेंगे? सबसे पहला कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन निकला, इक्वेशन लिख दो पहले। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा? रो जी एच। ये आपका है ना? ये आपका इक्वेशन है। फिर यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा फ्लूइड में, वो इतना होगा, रो जी एच का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो भाई, अब क्या सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? ध्यान से सुनना। इफ H इज इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों? H इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? H इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, ये दो पॉइंट है, इनके बीच में हाइट क्या है? इनके बीच में हाइट h है। H0 का मतलब क्या है? H0 का मतलब ये एक ही लेयर पे आ रहे हैं। H0 कर दो मतलब क्या? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच में क्या हाइट है? कुछ भी हाइट नहीं है। ये डिस्टेंस होगा लेकिन हाइट थोड़ी है कुछ भी इनके बीच में। बात समझ में आ रही है? यानी डेप्थ कुछ भी नहीं आ रहा। समझ आ गया? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकता है। तो ये वाले H0 का मतलब क्या हो गया? H0 का मतलब हो गया, यहां लिख देता हूं, वो पार्टिकल्स जो सेम लेवल पर हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? H0 का मतलब क्या है? वो पार्टिकल्स जो सेम लेवल पर हैं, उनको हमने कंसीडर किया। H अगर 0 हो जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 0 हो जाएगा। अरे H 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाएगा तो उसका मतलब क्या? P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। मतलब अगर आपने वो पार्टिकल्स लिया जो सेम लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो उनका प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ये आपको कल बताया था मैंने, आज आपको प्रूफ करके बता दिया मैंने। समझ आया? क्लियर है? तो इससे प्रूव हो जाती है बात कि सबसे पहले कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे बढ़ेंगे, बॉडी फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यानी एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे जाएंगे, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? ठीक है ना? चलो भाई, तो वो ये कंक्लूजन निकला, वो बात मैंने आपको समझा दी, तो कल मैंने आपको बताई थी, आज मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। सेकेंड क्या है? सेकेंड
इसमें क्या है, अभी हम लोगों को ये तो समझ में आ गया, गॉज प्रेशर के बारे में अपने को समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट इसमें ये होगा, ध्यान से सुनना, इफ G इज इक्वल्स टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर G 0 हो जाए तो क्या, अगर ग्रेविटी ही खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर G 0 हो जाएगा तो P2 माइनस P1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। G 0 हो गया, P2 माइनस P1 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू P1 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो कंटेनर में जो फ्लूइड है उसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दही अंडी वाला केस नहीं होगा फिर। क्यों? ग्रेविटी 0 हो गई, वेट लग ही नहीं रहा। जब वेट लगेगा ही नहीं तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर्स को दबाएंगी ही नहीं। अगर ये इसको प्रेस ही नहीं करेंगी तो क्या होगा, नीचे वाली लेयर पे ज्यादा प्रेशर बनेगा ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि हर लेयर पे प्रेशर सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? कि अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ फ्रंट वाला इमेजिन नहीं करना है बेटा, ये 3D में इमेजिन करो। आओ, तुम्हारे बकेट में, तुम्हारे घर की बाल्टी में पानी भरा हुआ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो पानी की जो ऊपर वाली लेयर है उस पे तो से क्या कर रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर यानी आसपास की एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लेकिन जो पहली लेयर की जस्ट बिलो वाली लेयर है उस पे एटमॉस्फेयर तो कर रहा है, साथ साथ में पहली लेयर का प्रेशर भी आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तीसरी लेयर पे क्या हो रहा है, पहली दूसरी लेयर का आ रहा है, साथ साथ में एटमॉस्फेयर का भी आ रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? ऐसे नीचे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर ग्रेविटी 0 हो जाए, G का वैल्यू 0 हो जाएगा, G का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, G का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हर पॉइंट पे, मतलब कोई भी लेयर पे आप जो आपकी बकेट के जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है उस पानी की हर लेयर पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आती? क्लियर है? यहीं से जन्म लेता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपको यही समझाता है। क्या समझाता है पास्कल्स लॉ पता है? आइए उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। पास्कल्स लॉ आपको बताता है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। हर पॉइंट पे क्या हो गया, हर लेयर पे प्रेशर क्या है, सेम है। इमेजिन करो, ये सोचो ना कि हर पॉइंट पे प्रेशर है, लेयर के हर पॉइंट पे प्रेशर है, हर ऊपर वाला पॉइंट अपने नीचे वाले पॉइंट को दबा रहा है। बात समझ में आ रही है? पूरी लेयर का हर एक पॉइंट अपने नीचे वाले पॉइंट को दबा रहा है। समझ आ गया? तो हर पॉइंट पे प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? हर पॉइंट पे प्रेशर है। इमेजिन करना है, हर पॉइंट पे प्रेशर है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये वाले सारे पॉइंट मिलकर के क्या कर रहे थे, इसको दबा रहे थे। लेकिन ग्रेविटी 0 हो गया। ग्रेविटी 0 होने की वजह से सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। समझ आया? क्लियर है? हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो गया क्योंकि P1 इक्वल टू P2 हो गया। तो यहां अगर मान लो 10 का प्रेशर है तो उसके नीचे वाली लेयर पे उससे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, 10 का ही होगा। उसके नीचे वाली लेयर पे भी 10 का ही होगा। उसके नीचे वाली लेयर पे भी 10 का ही होगा। उसके नीचे वाली लेयर पे भी 10 का ही होगा। उसके नीचे वाली लेयर पे भी क्या होगा, 10 का ही होगा। उसके नीचे वाली लेयर पे भी क्या होगा, 10 का ही होगा। कुछ समझ आ गया? यहां पर भी कितना होगा, 10 का ही होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अगर पहली वाली लेयर पे 10 का प्रेशर है तो उसके नीचे जितने भी लेयर आएगी हर लेयर पे प्रेशर क्या है, 10 का ही है, अगर ग्रेविटी 0 हो जाए। समझ आ गया? अब पास्कल्स लॉ यहां पर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पास्कल्स लॉ यहां पर कहता है कि अगर आप क्या कर देंगे, किसी एक पॉइंट पे, यानी मान लो पहली लेयर पे आपने प्रेशर बढ़ाया, पहली लेयर पे आपने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ाया। तो अगर आपने पहली लेयर पे प्रेशर बढ़ाया, आपने 10 से उसको क्या कर दिया, 11 कर दिया। तो अगर पहली लेयर पे आपने प्रेशर बढ़ा करके 10 से 11 कर दिया तो ग्रेविटी तो है नहीं, तो हर लेयर का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, 11 11 11 11 11 11 11 11 11। कुछ समझ आ रहा है? यही आपका पास्कल्स लॉ है। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है, उस पे आपने क्या कर दिया, अगर प्रेशर एक्सर्ट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो हर लेयर पे क्या होगा, एक्सर्ट होगा, इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। बट्टा नहीं है वो, एक जो आपने पास्कल एक्स्ट्रा लगाया ना, वो टूट के इसमें बटा नहीं है, वो पूरा एक 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 सबको गया है। समझ आ, यही समझना है। वो 1 टूट के नहीं गया है, वो 1 पूरा हर एक लेयर को गया है। यानी जैसे आपने 1 पास्कल लगाया तो 1 पास्कल लगाने से ये वाली लेयर का 11 हो गया, तो हर लेयर का क्या बन गया, 11 पास्कल 11 पास्कल 11 पास्कल 11 पास्कल का प्रेशर हो गया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपका क्या है, यही आपका पास्कल्स लॉ है।
लेकिन रियलिटी में हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं करते, तो उसमें क्या केस होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। पहली चीज कि अगर हाइट जीरो हो जाए, हाइट जीरो हो जाए मतलब क्या, सेम लेवल के पॉइंट, तो सेम लेवल पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। सेकेंड केस में अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब ग्रेविटी थी तब क्या हो रहा था, ऊपर वाली लेयर पे कम, उसके नीचे 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 वाली लेयर पे बढ़ते 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 जाता है। बात समझ में आई। ग्रेविटी जीरो हो जाए तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। बकेट के हर पॉइंट पे, बकेट के अंदर जो पानी है उसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा दिया, पूरे बकेट के हर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। किसी एक पॉइंट पे तुमने क्या कर दिया, तुमने 5 पास्कल का प्रेशर बढ़ाया, तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 5 पास्कल का बढ़ जाएगा। बस अगर वो 10 का था तो हर पॉइंट क्या हो जाएगा, 15 पास्कल का हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आता है। पास्कल्स लॉ लिखा देता हूं इसी से रिलेटेड में, इसी में। तो पास्कल्स लॉ भी यहां पर मैंने आपका कवर कर लिया है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट आपको बता दूं मैं। सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, वो आप लोग लिख लीजिएगा पास्कल्स लॉ में, ठीक है। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का बहुत सिंपल स्टेटमेंट ये है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ये रेस्ट पर था ना फ्लूइड, तो उसी की बात कर रहे हैं। जब वो मोशन में होगा तब कहानी बदलेगी। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। समझ आ गया। तो प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ इग्नोर ग्रेविटी। समझ आ गया। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तो एक ऐसा फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है, उसका हर पॉइंट पे प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। समझ में आ गया। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अगर हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देंगे। समझ आ गया। इससे आसान स्टेटमेंट नहीं हो सकता पास्कल्स लॉ का, इजीएस्ट है। अब क्या समझ आ गया सबको, ठीक है। अब क्या, इसके बाद आपको ये बता देता हूं मैं कि अब ग्रेविटी तो होती है, वो तो निगलेक्ट नहीं होती। कैसे निगलेक्ट करें हम ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसे निगलेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते। इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो कुछ ना कुछ वेट लगेगा ना उसका, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो पास्कल्स लॉ में कैसा मॉडिफिकेशन होता है, तो पास्कल्स लॉ में मॉडिफिकेशन इस तरीके से होता है, समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से समझो जरा। फिर से इसका डायग्राम बनाता हूं, प्लीज नोट। एक्सप्लेनेशन तो दे चुका हूं ऑलरेडी, तो स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है। प्लीज नोट, ग्रेविटी कांट बी निगलेक्टेड, देयरफॉर। अब कैसे पास्कल्स लॉ मॉडिफाई होता है, पास्कल्स लॉ कैन बी मॉडिफाइड in the presence of gravity as P2 minus P1 is equals to rho g h। बोलेंगे हैं, हाँ यही है पास्कल्स लॉ। जब ग्रेविटी होती है तो, ग्रेविटी नहीं थी तो g को जीरो कर दिया था, ग्रेविटी आ गई तो g को लिख दो। अब बोलेंगे सर क्या है, नहीं समझ में आ रहा। अभी समझाता हूँ, सब समझ में आएगा। पहले हमने क्या बोला था कि ग्रेविटी नहीं है मान लो, तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो गया था। कोई भी पॉइंट पे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे आपने अगर प्रेशर को बढ़ाया तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वली बढ़ जाता था। समझ में आ गया। एक भी पॉइंट पे आपने अगर प्रेशर को बढ़ा दिया तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्वली प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तो था ही हर पॉइंट पे सेम, सब पे 10-10-10, हर एक पॉइंट पे 10-10-10-10 का प्रेशर था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब हमने ऊपर वाले किसी पॉइंट पे क्या कर दिया था, 10 से 11 कर दिया था, तो हर पॉइंट पे क्या हो गया था, 10 से 11 का प्रेशर हो गया था। ये पास्कल्स लॉ था, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब क्या, ग्रेविटी को निगलेक्ट आप कर नहीं सकते, ग्रेविटी तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तो यहां पर समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। पहले वाले पे मान लीजिए कि आप कितना है, 10 का प्रेशर है, ठीक है ना। पहली वाली लेयर पे वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी समझाने के लिए मान लीजिए कि पहली लेयर पे 10 का प्रेशर है, तो दूसरी लेयर पे क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, मान लो 11, तीसरी पे 12, चौथी पे 13, फिर चौथी पे 13, 14, फिर 15, फिर 16, फिर
17 फिर 18, समझ आ गया। ऐसा कुछ हमारे पास क्या है, प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ क्या हो रहा है, प्रेशर का वेरिएशन हमारे पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। तो पहली लेयर पे 10 का प्रेशर, फिर जब दूसरी लेयर पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, साथ साथ में जो अपना पहली वाली लेयर भी वो भी इसको मिलकर दबा रही होगी, तो 11 का प्रेशर, फिर तीसरी वाली लेयर पे 12 का प्रेशर, ऐसे प्रेशर हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अभी ग्रेविटी है, इस वजह से प्रेशर वेरी करते जा रहा है और डेप्थ के साथ में वो बढ़ते जा रहे हैं, बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, ये पॉइंट पे प्रेशर क्या करते हैं, 2 पास्कल से बढ़ा देते हैं। समझ आ गया। यानी पहली वाली लेयर पे आपने क्या कर दिया, पिस्टन लगा के 2 पास्कल का प्रेशर लगा दिया। तो ये महाशय कितने पे जाएगा बताओ, ये 12 पे जाएगा। समझ आ गया। अरे 10 से 12 हो गया ना, 2 पास्कल का प्रेशर बढ़ाया, तो वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, अब भी बढ़ेगा। तो मुझे बताओ सेकंड लेयर का कितना बढ़ेगा। जब पहली लेयर का 2 पास्कल से बढ़ा तो दूसरी लेयर का भी कितना बढ़ेगा, 2 पास्कल, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये भी बढ़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये 10 से 12 पे जाएगा, 11 12, ये 11 से क्या होगा, देखो ध्यान से, 12 13 पे चले जाएगा, ये 12 से 14 पे चले जाएगा, ये 13 से क्या हो जाएगा, 15 पे चले जाएगा, ये 14 से क्या होगा, 16 पे चले जाएगा। यानी हर लेयर का जो प्रेशर है वो 2 पास्कल से बढ़ जाएगा। समझ आ गया, यही है। समझ आ गया। तो जब जब हम लोग ग्रेविटी को निग्लेक्ट करेंगे तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम है, कोई भी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ा दो, सारे पॉइंट का प्रेशर उतना ही हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया। जब ग्रेविटी हमने निग्लेक्ट नहीं की तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि आपने क्या कर दिया, अगर पहली लेयर का मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया, जितना भी बढ़ाया, तो हर लेयर का उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना पास्कल्स लॉ में। क्लियर हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो हर लेयर पे वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है। टूट टूट के नहीं, वो 2 पास्कल के टुकड़े टुकड़े होकर के ये सब लेयर में नहीं बटेंगे, वो सब में क्या होगा, 2 पास्कल 2 पास्कल 2 पास्कल 2 पास्कल जाने वाला है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा, ये है पास्कल्स लॉ विदाउट ग्रेविटी और विद ग्रेविटी, दोनों समझा दिया आपको मैंने। इससे सिंपल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। ये सबसे लेमेंस लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन है पास्कल्स लॉ का, ठीक है ना। अब क्या आप बोलेंगे सर इसका क्या फायदा, अरे भाई बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन है इसके, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या बड़े एप्लीकेशंस हैं। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि पास्कल्स लॉ क्या है। तो पास्कल्स लॉ मैंने आपको समझा दिया, इसके एप्लीकेशन हम लोगों को देख रहे हैं और फिर बैरोमीटर और मैनोमीटर हम लोगों को समझना है। समझ में आ गई बात, क्लियर। आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड का मैं आपको करवा दूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं स्टेट बोर्ड का भी आपको डेरिवेशन करा दूंगा। जबकि मैंने जो डेरिवेशन कराया है वो सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, उससे सिंपल नहीं हो सकता वो। समझ आया, क्लियर है। तो बताइए हमको कमेंट सेक्शन में लेक्चर आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारी मदद करिए। ओके, थैंक यू।